मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवनीत और आज हम बिज़नेस स्टडी का एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है दो ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का टारगेट को अचीव किया जाता है। बट चाहकर भी जो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 में मैनेजर ए हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ से टारगेट अचीव करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, फीडबैक में लेते हैं। जहाँ कहीं भी उनको ज़रूरत लगती है एम्प्लॉयज़ को उनको समझाना है, समझना है, तो वहाँ पे हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनेजर ए अपना काम करते हैं। अगर कहीं भी वर्कर को किसी तरह की कोई बात करनी होती थी, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, गाइडेंस के रिगार्डिंग, उनसे काम नहीं हो रहा, किसी तरह की कोई एड चाहिए, तो वो डायरेक्टली अपने मैनेजर से बात कर सकते थे और करते थे। बहुत अच्छा रिलेशन था उन दोनों के बीच। बट कुछ केसेस में कुछ लोग जो थे उनके प्यार का, जो मिस्टर ए है, उनके प्यार का गलत फ़ायदा उठाते थे और उनको तंग करते थे, चीट करते थे। कोई बहाने लगाए जाते थे काम ना करने के लिए, या बार बार उनसे इंस्ट्रक्शंस मांगी जाती थी, या कोई काम जो हो सकता था वो नहीं हो सकता, ये चीज़ें करके उनको तंग किया जाता था। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 में जो मिस्टर बी काम करते हैं एज मैनेजर, और उनका अपने एम्प्लॉयज़ को टैकल करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ काम देते थे, टारगेट देते थे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक टाइम लिमिट देते थे कि इस टाइम में तक आपने एक टारगेट अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए किसी तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस उनको नहीं दी जाती थी एम्प्लॉयज़ को। और जब कभी एम्प्लॉयज़ कुछ पूछना भी चाहते थे तो कभी भी वो अपने मैनेजर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, बल्कि उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात की जाती थी। मतलब कभी भी उनके अंदर एक अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं हो पाया कि वो अपने वर्कर एम्प्लॉयज़ से या एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर से डायरेक्टली बात करें और अपनी हेजिटेशन को दूर करें। और जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 के एम्प्लॉयज़ थे वो हमेशा अनहैप्पी रहते थे अपने काम से, और कोशिश करते थे कि अगर उनको कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम मिलता था, तो वो वहाँ से शिफ्ट करना चाहते थे, जिसको हम लेबर टर्नओवर भी कहते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के काम करने का तरीका डिफरेंट था, वे ऑफ डूइंग द वर्क डिफरेंट था। बट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लेती हैं, सेम लेती हैं, लेकिन वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती। इन सब ये जो कई जगह पे मैनेजर्स का इतना फ्रेंडली रिलेशन, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देख के, और कहीं जगह पे मैनेजर्स जो हर बात पे थ्रेट देते हैं, तंग करते हैं, धमकियां देते हैं, टारगेट अचीव करने के लिए कहा जाता है, नहीं होता तो उनको निकाल दिया जाता है। इस तरह से जो एक बिहेवियर होता था, ये दो ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट जो बिहेवियर है, इस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं वो आए, यानी कि हेनरी फ्यूल हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है हाउ टू डू द थिंग्स, हाउ टू मैनेज द पीपल, थिंग्स, पर्सन्स। तो किस तरह से उनको मैनेज करना है, इसके कुछ रूल, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, ताकि लोगों से काम करवाने के तरीके में, चीज़ों को मैनेज करने के तरीके में, जहाँ कहीं भी हमें किसी तरह का भी थोड़ा बहुत चेंज मिलता है या एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है, उस चीज़ को अडॉप्ट किया जाए। इस चीज़ को तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने के तरीके में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डेवलप किए गए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चे। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 डेरिवेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एंड द तीसरा जो है हमारे पास वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या?
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो टर्म है ये दो वर्ड से बनी है, पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो रूल्स और बिलीव्स के ऊपर बनी हुई हैं और वो हमें बताती हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है, और अल्टीमेटली ये हमारे एक्शंस को रिफ्लेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो फंडामेंटल ट्रुथ हैं जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जाता है। अब मैनेजमेंट क्या होती है? इट आर्ट्स ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स, पीपल एक्सेट्रा। दुनिया में अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डे टू डे बहुत सारे डिसीजंस लेती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हैं। उन एक्टिविटीज़ के दौरान एक ये कला है जिसमें लोगों को, चीज़ों को मैनेज किया जाता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अगर इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमने किस तरह से मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में किस तरह से ध्यान में रखना है। अब है हमारे पास कि ये आए कहाँ से? जैसे कि मैंने अभी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की कहानी सुनाई कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। देखो देखो बेटा, जो डेरिवेटिव्स हैं सबसे पहले है कि ये कहाँ से आए? ये एक डीप ऑब्जर्वेशन से आए। इनके लिए बड़े लोगों की राय ली गई, एक ऑब्जर्वेशंस कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम फ्रेंडली बिहेवियर देते हैं तो वर्कर्स क्या करते हैं, अगर उनको थ्रेट दिया जाता है तो वो क्या करते हैं। ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जो बहुत सारे केसेस हैं, उनकी डीप ऑब्जर्वेशन से आते हैं। उसके बाद है रैपिड एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं किसी चीज़ का। अल्टीमेटली हमने पीछे भी बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अल्टीमेटली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अगर इस तरह से बिहेव करेंगे तो एम्प्लॉयज़ का आगे बिहेवियर क्या होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनकी नेचर क्या है? सबसे पहली इनकी नेचर क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है कि ये क्या बताते हैं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। नंबर 2 है जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? गाइडलाइंस हैं कि हमने किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर किसी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट आती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। नंबर 3 है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो डीप ऑब्जर्वेशंस और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बने हुए हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है प्रिंसिपल बनाना, ये बहुत सालों से परखे गई सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 4 है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, कहते हैं कि ये एक रिजिड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। इनको कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू नेचर या ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पीपल हमें कई बार थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर 14 हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल आपको दिए गए हैं तो आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आ सकते हो, बट दे आर अ बेस ऑफ डूइंग द थिंग्स। नंबर 2 मेनली बिहेवियरल। ये बेसिकली जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है वो क्या दर्शाता है? वो आपका बिहेवियर दर्शाता है। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर कि कौन से सर्कमस्टांसिस में किस तरह का लिया हुआ डिसीज़न या किस तरह का कोई काम वो आगे आके आपको क्या अफेक्ट करेगा, किस तरह से करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या चेंजेस लेके आएगा। नंबर 6 है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अल्टीमेटली ये क्या बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल कैसे लगेगा और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। लास्ट है कंटीजेंट। कंटीजेंट में है कि हम लोग बेसिकली देखते हैं कि क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में और आने वाली क्या हो सकती है, और इस चीज़ में कि क्या है और क्या हो सकता है, कहता है ये डिपेंड करता है हमारे प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स आर कंटीजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिचुएशन उस टाइम प्रिवेल कर रही है हम उसके अकॉर्डिंगली उस प्रिंसिपल को या उस गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये पीपीटी पसंद आई हो, तो ये लेक्चर पसंद आया हो, तो इसको शेयर ज़रूर करना ताकि आप जैसे कई बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स वेरी मच डियर।